हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, प्राचीन इतिहास की क्लास चल रही है, जिसमें आज हम लोग दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्धन वंश के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़े थे। तो आज उससे आगे दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के राजवंश। ये दक्षिण भारत के राजवंश कहने का अर्थ क्या है? तो भारत के दक्षिण में किन किन राजवंशों ने शासन किया और उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो 6 राजवंशों ने भारत के दक्षिण में शासन किया, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी से 9वीं सदी तक मध्य भारत में कई राजवंशों का उदय होता है। के मध्य भारत छोड़ दीजिए। 6वीं शताब्दी ईस्वी से 9वीं सदी ईस्वी तक मध्य में कई राजवंशों का उदय होता है भारत के दक्षिण में। तो किन किन राजवंशों का उदय होता है तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है बादामी या वातापी के चालुक्य वंश। ये चालुक्य वंश है। चालुक्य वंश शासन कहाँ करते हैं? तो वातापी में। और वातापी का आधुनिक नाम क्या है? बादामी। ये पड़ता कहाँ है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। बादामी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक के बीजापुर जिले में बादामी पड़ता है। तो वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य वंश सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद कांची में पल्लव वंश। कांची है कहाँ? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में पल्लव वंश देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में वेंगी का चालुक्य देखने को मिलता है। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश आते हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में आते हैं। इसके बाद आते हैं कल्याणी के चालुक्य। यहाँ पे 3 चालुक्य के बारे में पढ़ना है। पहला है बादामी के चालुक्य, दूसरा पढ़ना है वेंगी के चालुक्य और तीसरा पढ़ना है कल्याणी के चालुक्य। ये भी महाराष्ट्र पे शासन करते हैं। और सबसे लास्ट और अंतिम चोल वंश के बारे में पढ़ना है। चोल वंश बस बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल वंश, ये चोल वंश शासन कहाँ करते हैं? तो तमिलनाडु में करते हैं। तो 6 राजवंशों का दक्षिण भारत में उदय होता है। सबसे पहले पढ़ना है बादामी के चालुक्य। इसके बाद क्या पढ़ना है? तो कांची में पल्लव वंश। इसके बाद वेंगी का चालुक्य। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश। इसके बाद कल्याणी के चालुक्य। कहाँ पर? तो कल्याणी के चालुक्य महाराष्ट्र में। इसके बाद चोल वंश तमिलनाडु में। मानचित्र में समझते हैं कहाँ कहाँ पे उदय हुआ। सबसे पहले है बादामी के चालुक्य, मतलब कल्याणी के चालुक्य। ये कल्याणी के चालुक्य है कहाँ? तो यहाँ आप देख सकते हैं कल्याणी के बादामी के चालुक्य। तो बादामी के चालुक्य सबसे पहले है कहाँ? यहाँ पे। तो यहाँ देखना है कि बादामी के चालुक्य, यहाँ डायग्राम में एक कर्नाटक है, KAR। कर्नाटक में बादामी के चालुक्य शासन करते हैं। इसके नेक्स्ट है कांची में पल्लव वंश। कांची है तमिलनाडु में। तो कांची देखिए तमिलनाडु, कांची में पल्लव वंश, टी से तमिलनाडु। तो कांची में तमिलनाडु पल्लव वंश। नेक्स्ट है वेंगी, मतलब आंध्र प्रदेश का पूर्वी चालुक्य। आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे वेंगी के चालुक्य आंध्र प्रदेश में। AP मतलब आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के उत्तर में कल्याणी के चालुक्य, नीचे देखना है। और महाराष्ट्र के दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। तो चौथा में क्या है? राष्ट्रकूट वंश। महाराष्ट्र के दक्षिण में, महाराष्ट्र के दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। और इसके पतन के तत्पश्चात किस वंश की स्थापना होती है? तो कल्याणी के चालुक्य महाराष्ट्र के उत्तर में। तो महाराष्ट्र के उत्तर में कल्याणी के चालुक्य और महाराष्ट्र के दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। इसका नेक्स्ट है चोल वंश। चोल वंश कहाँ है? तो यहाँ देखिए चोल वंश तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के उत्तर में पल्लव वंश और तमिलनाडु के दक्षिण में चोल वंश। और कुछ भागों में, आंध्र प्रदेश के दक्षिण भागों में पल्लव वंश का शासन रहता है। तो आप मानचित्र के द्वारा समझ सकते हैं। बादामी के चालुक्य कर्नाटक में, कांची में पल्लव वंश, तमिलनाडु में पल्लव वंश, तमिलनाडु में चोल वंश, महाराष्ट्र के दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश और महाराष्ट्र के उत्तर में कल्याणी के चालुक्य और कुछ ही इलाकों में आंध्र प्रदेश के पूर्वी इलाकों में वेंगी के चालुक्य। और यहाँ मैंने लिखा यहाँ पे केरल में पांड्य का शासन होता है, जिसमें संगम काल में पड़े थे चेर, चोल और पांड्य। तो केरल में पांड्य का शासन चलता है, तमिलनाडु में चोल का शासन चलता है। ठीक है, तो केरल में पांड्य का शासन चलता है। तो ये 6 राजवंश का उदय हुआ 6वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य में भारत के दक्षिण में, इसलिए दक्षिण भारत के ये राजवंश
कहलाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बादामी या वातापी के चालुक्य। देखते हैं क्या है। तो बादामी या वातापी के चालुक्य स्टार्ट कब होता है? तो 543 ईस्वी में स्टार्ट होता है और 757 ईस्वी तक बादामी के चालुक्य शासन करते हैं। दिमाग में बादामी के चालुक्य कहाँ पे? तो बादामी के चालुक्य यहाँ पे कर्नाटक में, कर्नाटक के बीजापुर जिले में। उद्गम स्थल कहाँ पे? तो वातापी। आधुनिक नाम क्या है? तो बादामी। ठीक है। संस्थापक इसमें कौन हुए? तो संस्थापक इसके हुए पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक। बादामी के चालुक्य वंश निवास मतलब अपना शासन कहाँ पे फैलाया? तो शासन फैलाया कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। पुलकेशिन प्रथम इस वंश के संस्थापक। कब गद्दी पे बैठा बादामी के गद्दी में? तो 543 ईस्वी में बादामी के गद्दी में बैठा। कब तक रहा? तो 566 ईस्वी तक बादामी की गद्दी में बैठा रहा। इसने कौन सी उपाधि धारण की? तो सत्याश्रय, रण विक्रम और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की और बादामी की गद्दी पर बैठा पुलकेशिन प्रथम कर्नाटक में। इसके दो पुत्र हुए कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। पुलकेशिन प्रथम के बाद बादामी की गद्दी पे कौन बैठा? तो इसका बड़ा बेटा कीर्तिवर्मन प्रथम बैठा, वो शासन किया। इसके बाद कौन बैठा? तो मंगलेश बैठा। मंगलेश के बाद एक शक्तिशाली शासक बादामी का उभरकर सामने आता है, वो है पुलकेशिन द्वितीय। वो कौन है? पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय है, यहां लिखा पुलकेशिन द्वितीय। ये बादामी की गद्दी पे कब बैठता है? तो 610 ईस्वी में बादामी की गद्दी पे बैठता है। इसने उपाधि कौन सी धारण की? तो सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की जय। तो पुलकेशिन द्वितीय इतना लंबा उपाधि धारण करके बादामी की गद्दी में 610 ईस्वी में बैठता है। क्या है? सत्याश्रय श्री वल्लभ महाराज की जय। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था? इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है ऐहोल प्रशस्ति लेख से। यह जानकारी मिलती है कि कर्नाटक में पुलकेशिन द्वितीय का शासन था, जो चालुक्य वंश का था। इसने पूरा दक्षिण भारत को जीता। चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय, आपको याद रखना है। 610 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। 610 ईस्वी में गद्दी में बैठा। वो एक शक्तिशाली शासक था चालुक्य वंश का। इसने क्या किया? पूरा दक्षिण को जीत लिया। जिस समय बादामी के चालुक्य वंश थे, ये सब सारे वंश नहीं थे। पल्लव वंश था, बाकी ये सब वंश नहीं थे। तो जब बादामी के चालुक्य वंश का शासन था यहाँ पे, किसका? पुलकेशिन द्वितीय का। इसने पूरे दक्षिण को जीत लिया। और जब इसने पूरे दक्षिण को जीत लिया तो क्या किया? तो इसने जीते हुए प्रदेश को दो भागों में बांट दिया। पहला भाग बादामी के चालुक्य, खुद कौन रखा? पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद एक और भाग को अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। उससे पहले देखते हैं हेनसांग 641 ईस्वी में राज्यसभा आया। किसका राज्यसभा? पुलकेशिन द्वितीय का। कहाँ निवास करता था? बादामी। है कहाँ? कर्नाटक में। तो आपको एकदम कहानी की तरह हिस्ट्री को समझना है। तो जीते हुए प्रदेश को दो भागों में बांटा। एक भाग खुद रखा और दूसरा भाग अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। और बाद में यही विष्णुवर्धन वेंगु का चालुक्य का संस्थापक बनता है। तो वेंगु का चालुक्य का पहला शासक विष्णुवर्धन। बाद में विष्णुवर्धन अपना एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता है और नाम क्या रखता है? वेंगी का चालुक्य। नेक्स्ट देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन है? तो रवि कीर्ति है पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि। उसको कभी कभी गाना सुनाता था, ऐसे याद करना है, ठीक है। उसका दरबारी कवि रवि कीर्ति। नेक्स्ट है अंतिम शासक। इसके बाद सारे बहुत सारे शासक में जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है पुलकेशिन द्वितीय। और ध्यान में रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय जब हर्षवर्धन दक्षिण की ओर बढ़ा था तो इसी शक्तिशाली शासक का सामना करना पड़ा था हर्षवर्धन को, और इसके हाथों हर्षवर्धन की हार हुई थी, ठीक है। तो हर्षवर्धन हार गया था पुलकेशिन द्वितीय से,
ठीक है, ना कि पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराया था। अंतिम शासक कौन है? कीर्तिवर्मन द्वितीय। कब से कब तक शासन करता है? तो 747 से 757 ईस्वी तक कीर्तिवर्मन द्वितीय चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। ये हुआ चालुक्य वंश खत्म। नेक्स्ट है कांची में पल्लव वंश। कांची है कहाँ? तो कांची है तमिलनाडु में, ठीक है। कांची का पल्लव वंश स्टार्ट कब होता है? तो 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक चलता है पल्लव वंश का शासन। पल्लव वंश का अर्थ क्या होता है? लता का वाचक इसका अर्थ होता है। शासन उत्तरी तमिलनाडु, इसके अलावे तो आंध्र प्रदेश के दक्षिण में भी पल्लव वंश का शासन रहता है, ध्यान रखना। इसके प्रमुख शासन कौन हुए? शासक तो सिंह विष्णु हुए। किसके? पल्लव वंश के प्रमुख शासक सिंह विष्णु। कब से कब तक शासन करता है? तो 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक शासन करता है। लगभग 25 वर्षों तक सिंह विष्णु जो पल्लव वंश का शासक था उसने कहाँ पे शासन किया? तो कांची तमिलनाडु में शासन किया। इसने उपाधि कौन सी धारण की? तो अवनी सिंह उपाधि धारण की सिंह विष्णु। नेक्स्ट है सिंह विष्णु वीर थे और पराक्रमी शासक थे। तो वीर और पराक्रमी शासक सिंह विष्णु थे। किस वंश के शासक थे? पल्लव वंश के शासक थे। इसके दरबार में कौन रहता था? इसके दरबार में संस्कृत के महाकवि भारवी रहते थे, जिसने कीर्तार्जुनीयस महाकाव्य की रचना की। मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो आपको ध्यान रखना है। कीर्तार्जुनीयस महाकाव्य की रचना किसने की? भारवी ने की। और भारवी कहाँ निवास करता था? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। पल्लव वंश का शासक के दरबार में रहता था भारवी, जिसने कीर्तार्जुनीयस महाकाव्य की रचना की। नेक्स्ट है मामल्लपुरम में सिंह विष्णु ने आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। यहां ध्यान देना है कि मामल्लपुरम में जो तमिलनाडु में है आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण सिंह विष्णु ने करवाया था। नेक्स्ट है पल्लव वंश का दूसरा शासक, दूसरा मतलब इंपॉर्टेंट शासक, महत्वपूर्ण शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। 600 के बाद 630 लिखा, मतलब इसके बीच और शासक आए जो महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण कौन थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। 630 ईस्वी में कहाँ की गद्दी में बैठे? तो कांची की गद्दी में बैठे। राजधानी यहाँ कांची लिखे हैं। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। नरसिंह वर्मन ने किसकी उपाधि धारण की? वातापी कोंड। और वातापी कोंड की उपाधि ग्रहण कब की? तो वातापी कोंड की उपाधि तब धारण की जब चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव वंश का प्रमुख शासक। पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इसने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की। सबसे इंपॉर्टेंट कि तमिलनाडु में महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने की। और इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसके बाद शक्तिशाली शासक कौन हुआ पल्लव वंश का? नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 ईस्वी में कांची की गद्दी पर बैठा और 725 ईस्वी तक शासन किया। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने राजसिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त 3 उपाधियां धारण की थी नरसिंह वर्मन द्वितीय, पल्लव वंश का महत्वपूर्ण शासक। कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय। और ये कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और ऐरावतेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन? अपराजित। कौन है? अपराजित, नाम ही अपराजित। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। अब नेक्स्ट आता है कौन सा वंश? वेंगी या पूर्वी चालुक्य। वेंगी निवास कहां करते हैं? तो आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। इस वंश को पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। देखते हैं। प्रथम शासक विष्णुवर्धन।
मैंने बताया था कि यहाँ पुलकेशिन द्वितीय अपने जीते हुए प्रदेश को दो भागों में बांटकर पहला भाग दे दिया विष्णुवर्धन, जो उसका छोटा भाई था, और यही विष्णुवर्धन आगे जाके वेंगी का चालुक्य का संस्थापक बनता है या एक नया स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता है जिसका नाम होता है वेंगी का चालुक्य। और विष्णुवर्धन राजधानी किसको बनाता है? वेंगी को बनाता है राजधानी, और ये वेंगी है कहां? तो आंध्र प्रदेश में है। अंतिम शासक इस वंश एक महत्वपूर्ण था ही नहीं, तो वेंगी का अंतिम शासक विष्णुवर्धन चतुर्थ और वेंगी का पहला शासक विष्णुवर्धन जो पुलकेशिन द्वितीय का छोटा भाई था। अब नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। अब राष्ट्रकूट वंश संस्थापक कौन? दंतीदुर्ग प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग प्रथम। कब गद्दी पे बैठता है, कब करता है संस्थापक? 752 ईस्वी में। और ये राष्ट्रकूट वंश कहां पे स्थापित करता है? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के दक्षिण में। इसकी राजधानी मान्यखेट होती है, और ये मान्यखेट रहता कहां है? तो महाराष्ट्र में है मान्यखेट। प्रमुख शासक राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण प्रथम। 756 में मान्यखेट की गद्दी पर कृष्ण प्रथम बैठता है, 773 ईस्वी तक शासन करता है। इसने कौन सी उपाधि धारण की? तो राजा धीराज परमेश्वर की उपाधि कृष्ण प्रथम ने धारण की थी। कहां की गद्दी पे बैठी थी? मान्यखेट। कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है। किस वंश का शासक है? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक है। नेक्स्ट है, इसने क्या किया? इसने सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तो एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम। किस वंश के शासक? राष्ट्रकूट वंश। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? ऑप्शन रहेगा चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश। तो आपको आंसर क्या देना है? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कहां पे? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्ण प्रथम के बाद इंपॉर्टेंट शासक कौन हुए? अमोघ वर्ष प्रथम। 814 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है, मान्यखेट की गद्दी पे। इसे यह अमोघ वर्ष जो थे ये एक लेखक थे, तो इसने कविराज मार्ग की रचना की। और ये कविराज मार्ग किस भाषा में है? तो कन्नड़ भाषा की काव्य है, अमोघ वर्ष की ही रचना है। ये एक लेखक भी थे, ठीक है। इसके दरबार में जिनसेन नामक व्यक्ति रहते थे जिसने आदि पुराण की रचना की। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश के शासक उतने महत्वपूर्ण नहीं, कृष्ण द्वितीय आए, ठीक है, वो कुछ महत्वपूर्ण थे। तो कृष्ण द्वितीय हुए, कृष्ण प्रथम हुए, अमोघ वर्ष प्रथम हुए। अंतिम शासक कौन? कर्क द्वितीय। अंतिम शासक कर्क द्वितीय। और कर्क द्वितीय को मारकर तैलप, कौन? तैलप द्वितीय कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है। तो हमको राष्ट्रकूट के बाद क्या पढ़ना है? कल्याणी। तो सीरियल बाय सीरियल है। तो कर्क द्वितीय को मारकर कौन? तैलप द्वितीय कहां पे? महाराष्ट्र के उत्तर में कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है। क्या नाम है? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न 3 है। कौन कौन है? तो पंपा है, पोन्ना है और रन्ना है। तो आपको याद रखना है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पन्ना, पोन्ना और रन्ना, तीनों की अलग अलग रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? तो पंपा की आदि पुराण है, और पोन्ना की शांति पुराण है, और रन्ना की अजित पुराण है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंपा, मैंने वहां गलती से पंपा, पोन्ना और रन्ना, तीनों की अलग अलग रचनाएं हैं। आदि पुराण की रचना पंपा, शांति पुराण की रचना किसके द्वारा? पोन्ना के द्वारा, और अजित पुराण की रचना रन्ना के द्वारा। ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बादामी के चालुक्य वंश को पढ़ा, कांची में पल्लव वंश को पढ़ा, वेंगी पूर्वी चालुक्य को पढ़ा, राष्ट्रकूट को पढ़ा, और राष्ट्रकूट के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना होती है, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो कल्याणी के चालुक्य रह गया और चोल वंश रह गया।
इसको अभी तुरंत देखेंगे इसी वीडियो में 1 मिनट के बाद। कल्याणी के चालुक्य वंश और चोल वंश। आगे बढ़ते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश और चोल वंश के बारे में। अब हम लोग कल्याणी के चालुक्य और चोल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या डिस्कस किए? अभी हम लोग बादामी के चालुक्य के बारे में डिस्कस किए, कांची में पल्लव वंश डिस्कस किए, वेंगी के पूर्वी चालुक्य के बारे में डिस्कस किए, राष्ट्रकूट के बारे में डिस्कस किए। बचे 2 कल्याणी के चालुक्य और चोल वंश। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश। अभी हम लोगों ने देखा राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय, और कर्क द्वितीय को मार दिया कौन? कर्क द्वितीय को मारा तैलप द्वितीय। और जब कर्क द्वितीय को तैलप द्वितीय मारा तो तैलप द्वितीय ने एक नया वंश का स्थापना करता है जिसका नाम रहता है कल्याणी के चालुक्य। कहां पर? वहीं पर जहां पर राष्ट्रकूट का शासन था, मान्यखेट महाराष्ट्र में। बस अंतर यह है कि वो उत्तर में थे और ये दक्षिण में थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ही जहां कर्क द्वितीय का शासन था, राष्ट्रकूट का अंतिम शासक, वहीं पर राष्ट्रकूटों के पतन के बाद तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को मारकर नया वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है कल्याणी के चालुक्य। राजधानी को मान्यखेट ही रखता है तैलप द्वितीय। 973 ईस्वी में संस्थापक है कल्याणी के चालुक्य वंश का। प्रमुख शासक कौन कौन है कल्याणी के चालुक्य का? तो पहला है सोमेश्वर प्रथम। इसने क्या किया? तो इसने सबसे पहला काम किया कि इसने अपने राजधानी चेंज कर दी और कल्याणी रख दी। और जैसे ही कल्याणी रख दी इसलिए इस वंश को कल्याणी के चालुक्य वंश कहा जाता है। पता है राजधानी के नाम पर वंश का नाम रखा जाता है, जैसे बादामी, बादामी उसकी राजधानी थी इसलिए बादामी के चालुक्य। इसकी राजधानी कल्याणी है इसलिए कल्याणी के चालुक्य। इसकी राजधानी को चेंज किसने किया? तो सोमेश्वर प्रथम ने किया। इसके बाद कौन महत्वपूर्ण शासक है? तो विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6 इसने क्या किया? तो इसने विक्रमपुर नामक नगर बसाया, भगवान विष्णु का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और झील का निर्माण करवाया। तो विक्रमादित्य 6 किस वंश का शासक था? तो वो था कल्याणी के चालुक्य वंश का। इसने क्या किया? तो विक्रमपुर नामक नगर बसाया और भगवान विष्णु का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और झील का भी निर्माण करवाया। नेक्स्ट है इसके राज कवि कौन है? विक्रमादित्य 6 के इसके राज कवि के नाम विल्हन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्हन विक्रमादित्य 6 का राज कवि था। किस वंश का? कल्याणी के चालुक्य वंश का। विल्हन ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो विक्रमांक देवचरित। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट जिसने हर्षचरित पुस्तक की रचना की, और इसमें इसके दरबारी कवि विल्हन ने विक्रमांक देवचरित की रचना की। और इसके दरबार में कौन रहा करते थे? तो विज्ञानेश्वर रहते थे जिसने मिताक्षरा पुस्तक की रचना की। तो मिताक्षरा पुस्तक की रचना विज्ञानेश्वर और विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हन। अंतिम शासक इस वंश का सोमेश्वर चतुर्थ। तो सोमेश्वर चतुर्थ कल्याणी के चालुक्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है चोल वंश। इसको इसी में हम लोग शामिल करके पढ़ रहे हैं। 9वीं सदी से 12वीं सदी के अंत में चोल वंश चलता है। शासन क्षेत्र कहां पे? ये सारे वंश हो गए समाप्त। 9वीं सदी तक ये सारे वंश, ये 5 है, 1 2 3 से बादामी चालुक्य, कांची में पल्लव वंश, पूर्वी चालुक्य, राष्ट्रकूट और कल्याणी, लगभग कल्याणी। ये जो 4-5 वंश है ये लगभग 9वीं सदी तक समाप्त हो जाते हैं। ये बचे सभी क्षेत्रों में चोल वंश का शासन होता है। नीचे के जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में चोल वंश का शासन होता है 9वीं से 12वीं सदी तक। ठीक है, और 9वीं से पहले इन राजवंशों का दक्षिण में शासन रहता है। इसके संस्थापक कौन है? तो विजयालय इसके संस्थापक है। 850 ईस्वी में चोल वंश के संस्थापक विजयालय 871 ईस्वी तक शासन करता है। कहां पर? तो तमिलनाडु में शासन करता है। राजधानी इसकी कहां है? तो तंजौर पुराना नाम है, अभी तंजावुर है। तो संस्थापक विजयालय की राजधानी तंजौर या तंजावुर, चोल 9वीं सदी में।
और जो संगम काल में चोल जो हम लोग पढ़े थे उसकी राजधानी कहाँ थी, तो उसकी राजधानी उरेयूर थी। तो उरेयूर चेंज हो गया 9वीं सदी में और क्या बन गया, तंजावुर। विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की और गद्दी पर बैठा, तो नरकेसरी उपाधि धारण करके तमिलनाडु मतलब तंजौर की गद्दी पर या तंजावुर की गद्दी पर विजयालय बैठा, नरकेसरी उपाधि धारण किया। अब देखते हैं चोल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, देखते हैं। तो चोल वंश के प्रमुख शासक राजराज प्रथम हुए। 985 ईस्वी में तंजावुर की गद्दी में बैठा। उपाधि कौन सी धारण किया, तो राजराज उपाधि धारण किया और राजराज उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। और राजराज प्रथम को शिवपाद शेखर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने यहाँ लिखा है शिवपाद शेखर, इसलिए लिखा है कि राजराज प्रथम को शिवपाद शेखर के नाम से जाना जाता है। और राजराज प्रथम राजराज उपाधि धारण करके तंजावुर की गद्दी में 985 ईस्वी को बैठा था। इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर नया प्रांत बसाया था। राजराज प्रथम चोल वंश के महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। इसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। कहां पर, तंजावुर में। और राजराज प्रथम के बाद के कुछ इंपॉर्टेंट शासक हुए। राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी में शासन गद्दी पर बैठा, तंजावुर की गद्दी पे। इसने कौन सी उपाधि धारण की, तो इसने उपाधि धारण की गंगे कोंड चोल। गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की किसने, राजेंद्र प्रथम ने। और इसने अपनी राजधानी तंजावुर से चेंज कर ली। तंजावुर से राजधानी किसने चेंज कर ली, राजेंद्र प्रथम ने। क्या नाम दिया, तो गंगे कोंड चोलपुरम अपनी राजधानी को बना लिया। गंगे कोंड चोल उपाधि धारण किया और गंगे कोंड चोलपुरम राजधानी बना लिया। किसको हटाकर, तंजावुर को हटाकर। राजेंद्र प्रथम कलिंग और बंगाल को जीता। यहां इसलिए लिखे हैं कर्नाटक आंध्र प्रदेश इसके क्षेत्रों में इसका शासन था। तो कलिंग और बंगाल को किसने जीता, राजेंद्र प्रथम। किस वंश के शासक थे, तो चोल वंश के शासक थे। अंतिम चोल शासक कौन हुए, तो अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय हुए। अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय। चोल वंश में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। और तंजावुर को चेंज किया राजधानी से, किसने किया, तो राजेंद्र प्रथम गंगे कोंड चोलपुरम राजधानी बनाया। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहां लिखा है कि इस काल में नटराज अर्थात शिव की बहुत संख्या में कांस्य की मूर्ति मिली। तो चोल वंश के शासन काल में किसकी मूर्तियां मिली, नटराज अर्थात शिव की कांस्य की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली। चोल स्वर्ण सिक्के को क्या कहते हैं, तो कलंजू कहते हैं। क्या कहते हैं, कलंजू। तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन हुए, इसी में हम लोग क्या पढ़े, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन, पंपा, पोन्ना और रन्ना। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तमिल साहित्य के त्रिरत्न। तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन है, तो कंबन है, ओटक कुटन है और तीसरा है पुगालेंती। तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न कंबन, ओटक कुटन और पुगालेंती, ये तीन इंपॉर्टेंट हुए। और इसी में हम लोग कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न को भी देखे थे। कंबन ने रामायण की रचना की किस भाषा में, तमिल भाषा में। ये इंपॉर्टेंट है कि कंबन ने रामायण की रचना की तमिल भाषा में। तो ये हम लोग पढ़े दक्षिण भारत के राजवंश। इसमें हम लोग 6 शासकों के बारे में डिस्कस किए जो सबसे महत्वपूर्ण है। स्टार्ट किया बादामी के चालुक्य, पल्लव वंश, वेंगी के चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश और चोल वंश। ये 6 शासक दक्षिण भारत में शासन करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब प्राचीन इतिहास का 1-2 और वीडियो बचा हुआ है, इसके बाद प्राचीन इतिहास हो जाएगा खत्म। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास की ओर बढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा,
कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपको मेहनत करनी है, बस थोड़ा सा ही मेहनत कीजिए, आपको हिस्ट्री में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात आप मेरे पे छोड़ दीजिए। और किसी भी और सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दें। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, जय हिंद।